सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 70 डेज बचे हुए हैं लेखपाल के लिए, तो कैसे प्रिपरेशन करना है? 70 डेज क्यों बचे हुए हैं? मई में 21 तारीख से है। 70 कह रहे हो? Yes. ओके, मुझे लगा 17 दिन कह रहे हो। 70। ठीक है, ठीक। तो अगले हम 17 मार्च से इसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल भी ला रहे हैं, एक प्रॉपर टेस्ट भी ला रहे हैं। तो वो टेस्ट शेड्यूल आपको कवर करना है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बता रहे थे? इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, तो इसके लिए कोई ना कोई बुक आ रही होगी, चाहे परीक्षा मंथन की, परीक्षा वाणी की, आप बता रहे थे यूथ कंपटीशन की। यस सर। वो ले लो जिसमें MCQ भी हो। उसमें कुछ टॉपिक हम आपको गाइड कर देंगे। यूपीएससी जैसे पूछता है, होता तो बहुत बड़ा इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कर लेंगे। और आप बता रहे थे किसी की क्लास भी है, तो एक क्लास भी कर लो। और थोड़े से एफर्ट से नौकरी बन सकती है। वैकेंसी भी शायद ज़्यादा है, कितनी है? 7,900। तो लगभग 8,000 तो है ही। 8,000 तो एक अच्छा मौका है। यस। बाकी मैथ रीजनिंग आ रहा है? DI आती है, रीजनिंग नहीं आती है। हाँ, तो DI कर ही लोगे। DI तो हो जाएगा। हाँ, GK आ रहा है? GK आ रहा है। GK कर ही लोगे। GK और कंप्यूटर, ये दोनों हाँ, कंप्लीट। तो ये तो कंप्यूटर CGL के लिए पढ़े ही हो, तो कर ही लो। तो ये छोटा सा सब्जेक्ट है। CGL भी तो दोगे? यस सर। तो फिलहाल अभी पूरा फोकस लेखपाल पे ही है। अच्छा, इसका ठीक है। कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे लेखपाल। हाँ, तो वीक में हम 3 दिन इसका टेस्ट हमारे दे देना, 3 दिन किसी और का दे देना, और टारगेट के अकॉर्डिंग करना। लगा कि कहीं इन्वायरमेंट की स्पेशली क्लास की ज़रूरत है तो ऑनलाइन कर लेना, लगा कि नहीं ऑफलाइन चाहिए तो हमारे टीचर्स हैं इन्वायरमेंट वाले, उनको बुला लेंगे। ओके सर। और कोई डाउट हो तो बता दो। नो सर। ठीक है, थैंक यू सर। NTPC का एग्ज़ाम है 18 को, और रीजनिंग में नंबर ठीक ही आ रहे हैं, मैथ्स में भी ठीक आ रहे हैं, और GK GS का समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कंप्यूटर और करंट को लेके। बाकी ठीक है? बाकी GK ठीक है। तो कंप्यूटर का जो अभी SSC का PYQ है हमारी टीम के पास है, TCS वाला, वो लेके कवर कर लो। और करंट के लिए आप चाहो तो एडिटेरिया का या स्पीडी का, या हमने अभी तैयार किया है जो ग्रुप D में करंट हुआ है, उसको लेकर के वो कवर कर सकते हो। लास्ट का 6 मंथ का करंट अफेयर। बेसिकली TCS अच्छे खासे करंट पूछता है, 10-12 क्वेश्चन पूछेगा NTPC में। तो आप सोचो कि 6 महीने का करें तो नहीं बनेगा, उल्टा 6 महीने का कर लो, लेकिन टाइम बचे तो 1 साल का तो एटलीस्ट करो। मतलब अभी फरवरी का कर लो, फिर जनवरी का, फिर दिसंबर का, इस तरीके से। और सर बाकी ये GK में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब तो टाइम जिस हिसाब से बचा है तो करंट कंप्यूटर पे काम कर लो। मान लो कह रहे हो कि नहीं मेरे पास अभी टाइम है, हम रिवीजन कर सकते हैं, तो 2-2 दिन सब्जेक्ट वाइज बांट लो। 2 दिन पूरा हिस्ट्री के लिए रख लो, 2 दिन ज्योग्राफी के लिए, 2 दिन इकोनॉमिक्स के लिए, 1 आध दिन पॉलिटी के लिए, 1 आध दिन फिजिक्स के लिए, इस तरीके से बांट के चाहो तो। लेकिन ये सब PYQ पे ही करना। लेकिन ये तभी इफेक्टिव होगा जब पहले पढ़े होगे, नोट्स किए होगे, एक बार देखे होगे। सर मैं सोच रहा था कि अभी ना जैसे इंग्लिश का रेमेडियल चल रहा है, तो उसे रोक देता हूँ 1 सप्ताह के लिए और सिर्फ GK पे ध्यान देता हूँ, और मैथ्स का मॉक लगा रहा हूँ। ये एक सही डिसीजन है कि जब तक आपका NTPC है, हमारा QIP भी रोक दो, हमारे SSC के टारगेट भी रोक लो, फिर NTPC देके फिर दोबारा आकर के। और सर जो PYQ आया हुआ है 2000, अभी इससे पहले जो NTPC हुआ है ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट में, तो सर उसका PYQ कर ले, जितने क्वेश्चन में आए हुए फ़ायदा होगा। TCS के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि जो लेटेस्ट एग्जाम है तो उससे अगले में जरूर पूछता है। अच्छा। तो 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं। SSC मिल जाता है 4-5, आपके में तो और ज़्यादा मिलेगा। ओके सर। सर बेसिक से मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हम CGL की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन CGL का फॉर्म कहते हैं कि कई अपीयरिंग में दे सकते हैं, कई कहते हैं कि हम अपीयरिंग में दे ही नहीं सकते, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अपीयरिंग में दे सकते हो। जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म है उस डेट तक आपका यदि डिग्री आ चुका है तो कर सकते हो। सर इस साल के कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो डिग्री तो उस टाइम तक किसी की भी नहीं होगी, वो तो पॉसिबल। इस बार CGL की नहीं होगी, CPO की हो जाएगी, और मुझे लगता है CHSL की भी शायद हो जाएगी तब तक। जी सर। ये तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म से होता है। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि QIP में जो होता है, बाहर के जो भी जैसे टेस्ट, नाम नहीं लेना चाहूँगा प्लेटफॉर्म का, किसी के ऊपर भी हम QIP वगैरह देते हैं, पूरा सेक्शनल मॉक लगाते हैं, तो उसमें हमारे नंबर बहुत ज़्यादा बढ़िया बनते हैं,
यहाँ पे नंबर नहीं बनते, यहाँ पे वही 127 से लेकर 125 के बीच में रह जाते हैं, वहाँ पे देंगे तो 137 140 आ जाते हैं। तो जो हमारा मौका है उससे हमेशा 10-12 नंबर आपका बाहर ज़्यादा आता ही है। कारण क्या है, हम भी वही करें जो वो कर रहे हैं, वो भी PYQ बना रहा, हम भी PYQ, बस हम क्या करते हैं PYQ में जो आसान वाले क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट में 1-1 2-2 हटा देते हैं, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। PYQ के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखे होते हैं, मॉक में, बुक्स में, वीडियो में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, तो इसलिए वहाँ जनरली आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। हमारे वाले में हम हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े क्वेश्चन हटा करके वो कर देते हैं। दूसरा, कई बार हम 2-2 3-3 सब्जेक्ट में हटा देते हैं, तो नंबर में और ज़्यादा वेरिएशन आता है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हमारे नंबर जितने आ रहे हैं उससे कम नहीं आएगा, बाहर वाले में कम भी हो सकता है। और अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि जितना जनरली आता है उससे ज़्यादा ही आता है बच्चे का। तो इसका ये हुआ कि हमने क्वेश्चंस को चेंज कर दिए, थोड़े टफ कर दिए। तो ये और सर आप QIP देने के लिए बच्चों को फोर्स क्यों करते हो ज़्यादा? मतलब कि अल्टरनेट डेज के ऊपर कहते हो कि देना ज़रूरी है, लेकिन अल्टरनेट डेज के ऊपर दे लो चाहे, उसका मेन रीज़न क्या है? अब बैठ जाओ भाई, 2 बातें हैं। एक स्टूडेंट है जो 12 घंटे पढ़ता है, और एक स्टूडेंट है जो 8 घंटे पढ़ता है और एक मॉक लगाता है। तो आप देखोगे 3 महीने 4 महीने में जो मॉक लगा रहा है उसका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगा और स्टेबल होगा। मीनिंग क्या है कि टेस्ट देने से सारे सब्जेक्ट आपके रिकॉल हो रहे हैं। मान लो आप ज्योमेट्री पढ़े तो ट्रिगो भूल जा रहे हो, ट्रिगो पढ़े तो अलजेब्रा भूल जा रहे हो, हिस्ट्री पढ़े तो पॉलिटी भूल जा रहे हो, सीरीज पढ़े हो तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में फंसने लग रहे हो, यानी लॉजिकल रीजनिंग में फंसने लग रहे हो। टेस्ट से क्या हो रहा है, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक आपके रिमेंबर हो रहे हैं, वीकनेस पता चल रहा है, रेडीनेस आ रहा है, इफेक्टिव पैटर्न बन रहा है, माइंड डेली एक्सरसाइज कर रहा है। कई बच्चे हैं जो गुरुकुल में अभी इसी मेंस के बाद मैंने देखा कुछ पुराने बच्चे जो मौका नहीं देते थे, उनका लॉजिक था कि जी हम कर लेंगे, हम ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो उतना अच्छा नहीं कर पाए, बजाय वो जो लगातार टेस्ट देते रहे। जबकि वो बच्चे उनसे ज़्यादा डिजर्विंग थे जो मौका कम दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। तो मौका का एक वैल्यू है। और मेरा मानना है कि सचिन तेंदुलकर भी मैच में जाते थे तो नेट प्रैक्टिस करते थे, विराट कोहली आज भी नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बात कई बार एज ए स्टूडेंट हम भूल जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं हम पढ़ने से ही बात बनेगी। मॉक डिसिप्लिन लाता है, तो इसलिए हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि QIP या जो भी टेस्ट हम बोल रहे हैं तो आपके बेहतरी के लिए बोल रहे हैं। तो वो आप कई बार इमोशनली नहीं मान पाते हो, या डेली होने से आपके अंदर मोनोटोनस आ जाता है। तो हम तो बार बार यही कहते हैं कि यदि आप हमारे साथ रहें तो कोशिश करें हमें मानने के लिए। हमें ये बिल्कुल नहीं करें कि QIP दीजिए, कोई और भी दीजिए। हाँ, हम QIP इसलिए कहते हैं क्योंकि हम QIP में वेरिएशन बहुत लाते हैं, कभी बहुत आसान, बहुत टफ। एग्ज़ाम ऐसे ही होता है, कोई शिफ्ट बहुत टफ आता है, कोई ईजी आता है। तो उन दोनों चीज़ के लिए रेडी रखना बच्चे को जरूरी है। नहीं तो कई बच्चे मैंने देखा जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और पेपर में टफ आ जाता है तो पजल हो जाते हैं। तो अपने बच्चों में जनरली ये दिक्कत नहीं आती है। और सर आप QIP भी देते हैं बच्चे, और एनालाइज के लिए आप कहते हो कि एनालाइज तो करना ही करना है हर एक सिचुएशन में, उसका मेन रीज़न? अब 2 बातें हैं। सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है रिवीजन से। इसी तरीके से सिलेक्शन मॉक देने से नहीं होता है, सिलेक्शन होगा एनालिसिस से। तो मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं और एनालिसिस ही नहीं करें, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने टेस्ट दिए और आपके 140 नंबर आ गए, यानी लगभग 75 क्वेश्चन सही हो गए, 2-4-5 गलत हो गए। आप खुश हो रहे हैं कि 140 आ रहे हैं, लेकिन आपको 50 नंबर नहीं आया, 60 नंबर नहीं आए, तो लॉजिकल सोचोगे, साइकोलॉजिकली, तो आपको जो आता था वही चेक करके मैंने आपको खुश कर दिया, तो आपका टाइम किल कर दिया। उस टाइम की प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका नहीं आता था उस पर आप टाइम लगाएं, तब उस टेस्ट को देने का फ़ायदा होगा। जितने टॉपर्स को देखोगे वो मॉक देते हैं, एनालिसिस करते हैं, मॉक देते हैं, एनालिसिस करते हैं। तुम्हारे से जो एवरेज बच्चे हैं, एक तो मॉक से बचते हैं, फिर भी मॉक दे दिए तो एनालिसिस से बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि टाइम किल हो रहा है। वो अपना टेस्ट जज करते हैं मार्क्स कितना आया इस बेस पर। मार्क्स 80 नंबर आ करके भी आप अच्छा सीख सकते हो, और 150 नंबर ला करके भी नहीं सीख सकते हो। तो जितने IIT के टॉपर को देखोगे तो वो जेन्युइन बातें बताते हैं। तो उनमें मैक्सिमम का ये है कि मेरा यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाता तो मैं उस पर एफर्ट करता था। SSC वाले में ये वाला मिसिंग हो गया है, वो उस पर
काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और सर जैसे कि मॉक टेस्ट हम देते हैं वो भी ठीक है सर, और यहाँ पे शेड्यूल जो चलता है हमारा उसके बारे में मतलब आपने इतना सोच समझ के कैसे बना रखा है कि मतलब हमें ये है कि इस टाइम तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, और मेन बात तो ये है कि हम फ़ोन से दूर हैं। जो मेन डिस्ट्रैक्शन होती है ना आजकल की जनरेशन की वो होती है मोबाइल, और उससे आपने दूर कर दिया और उस टाइम तक पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें यह भी नहीं है कि बोर हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर आपने शेड्यूल में भी यही बना रखा है कि इस टाइम पे स्पोर्ट्स है, इस टाइम पे ये है, तो वो कैसे आपने सोच समझ के बनाया है? ये भी मतलब मान लो 2009 से मैं पढ़ाना शुरू किया, 17 तक आते आते मुझे थोड़ा सा, जैसे आप लोग भी पढ़ाई करते हो तो एक समय आता होगा जब आप इरिटेट होने लगते हो, यार मैं जो कर रहा हूँ इसका अंत क्या है, फ़ायदा क्या है। तो 17 तक आते आते मुझे समझ में आने लगा बच्चा पढ़ रहा है लेकिन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एफर्ट कर रहा है, अपडेट नहीं हो पा रहा है। अब तो चलो ऑनलाइन आ गया तो बच्चा लेटेस्ट एग्जाम को देख पा रहा है, तब तो ऑफलाइन में सुविधा नहीं था। आज भी हालांकि बच्चा ज़रूर PDF इकट्ठा कर लेगा लेकिन देखता नहीं है। तो ऐसे लूप होल को देख करके फिर हमने ये गुरुकुल शुरू किया। फिर जब शुरू के 2-3 महीने हमें बहुत चैलेंजेज है, टाइम टेबल चेंज, खूब चेंज। अब पिछले 1-2 साल से देखोगे तो लगभग स्टेबल हो गया टाइम टेबल। तो ये लर्निंग बाय डूइंग था, मतलब करते गए फिर सीखते गए, करते गए सीखते गए। अभी भी डेली सीख रहे हैं, आपके जैसे बच्चों से मिलते हैं तो कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, उसके कुछ नए चैलेंज आते हैं तो मुझे आ रही है तो बहुत बढ़िया सलेशन निकल गया, ये लागू करना चाहिए। मोबाइल मतलब अभी तो नहीं, लेकिन 2-4-5 साल और रुक जाओ, इसका भी इलाज चला करेगा कि मोबाइल छुड़ाने का इलाज, मोबाइल इतने घंटे यूज करने से होने वाले नुकसान। टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम क्या है, जिस चीज़ को दूर करने के लिए, ईजी करने के लिए लाया जाता है वही प्रॉब्लम वो जनरेट कर देता है। मतलब मोबाइल आया था समय बचाने के लिए, फ़ोन आया था समय बचाने के लिए, लेकिन ध्यान से देखो समय ही किल करने लगा। सरकारें आती है सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए, लेकिन ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सरकारें ही जनरेट करती हैं। तो वैसा ही कुछ है कि यदि बच्चा पढ़ना चाहता है ना पढ़े, तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमने कहा कि ठीक है हम शेड्यूल बनाते हैं। लेकिन 8 घंटे लगातार पढ़ना टफ था, तो हमने कहा 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे ब्रेक मारो, फिर 3 घंटे पढ़ो, फिर 2 घंटे रेस्ट करो। तो मुझे लगता तुम्हारे जैसे बच्चों से सीख करके ही, एक्सपेरिमेंट कर करके, और हर साल तुम रिजल्ट दे दो, तो मेरा भी तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फिर इससे तुम्हारा भी बढ़ रहा है। तो ये भारत सरकार का या किसी का पैटर्न नहीं था, तो हम सीखते गए, करते गए, और आज भी हम बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं। तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो 12:30 के बाद भी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ ले रहे हैं। और हमें याद है 2023 तक हम सुबह 6 बजे जगा देते थे, तो बच्चे सुबह बहुत परेशान रहते थे। अब वही टाइम, उतना ही टाइम मिल रहा है, लेकिन बच्चा रिलैक्स होकर के पढ़ रहा है, तो उससे भी हमें फ़ायदा हुआ है। इस चीज़ में तो सर अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मतलब आपने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है कि 2 घंटे हैं, फिर 15 मिनट का ब्रेक हो गया, फिर 2 घंटे हैं, फिर आपने 1 घंटे का दे दिया कि इसमें लंच वगैरह सब कुछ, ये तो प्रॉपर है ही है। और सर मेरे को जैसे यहाँ पे 1.5 साल होने वाला ही है, तो मैं 208 बैच में आया हुआ हूँ। तो उस बैच में आया था मैं, मेरा वहाँ पे पहले फाउंडेशन में आया था मैं, मैंने वहाँ पे मेरी फाउंडेशन कंप्लीट की, फिर मैं यहाँ पे आया हूँ अच्छे से आराम से, क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी काफ़ी। तो मेन बेसिक चीज़ ये है कि जो ग्रेजुएशन कर रही है मेरी बाहर से चलने लग रही है, 12th के बाद बच्चे आते हैं, उसमें क्या फ़ायदा रहता है? 12th के बाद 2 तरीके के बच्चे आ रहे हैं। एक जो तुम्हारे जैसे हैं, जिनके गार्जियन का थोड़ा उन पर कंट्रोल है, और गार्जियन फ़ोन करके पूछ ले रहा है, गार्जियन फॉलोअप ले रहा है। और एक बालक है जिसके गार्जियन ने बच्चे को ही फ्री छोड़ दिया। तो जिनके गार्जियन का दबाव है इस एज में, वो बच्चा ज़्यादा अच्छा आउटपुट लेके जा रहा है। आज कोई बालक DB के लिए आया था, तो उसके पापा आए थे साथ कि जी पोस्ट प्रेफरेंस भरवाओ। तो मैंने उनसे ये बात भी की कि देखो आपका कंट्रोल है तो कितना बेहतर है। कहना जी मैं तो बचपन से इस पर इसी तरह का नियंत्रण रखा। और एक वो बच्चा जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो इस एज में ज़्यादा बिगड़ जा रहा है, क्योंकि हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के प्रति हो रहा होता है, और बहुत सारे चेंजेस। तो वैसे में यदि डिसिप्लिन नहीं रहता है तो यहीं से चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो अभी जो तुम्हारा नया जनरेशन आ रहा है वो अब थोड़ा सा एडवांस होने लगा है। एक हाथ में डिग्री कर रहा है और दूसरे हाथ में कोचिंग तैयारी कर रहा है। देखोगे तो 9th-10th में शुरू हो गए हैं, बच्चे नॉन अटेंडिंग स्कूल कर रहे हैं और कोचिंग कर रहे हैं। हालांकि इससे नुकसान है, बच्चा ओवरऑल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, प्रेशर ज़्यादा ले रहा है।
लेकिन दिक्कत क्या है कि ज़िंदगी ही टफ है। तो यदि ज़िंदगी टफ है तो बच्चे को टफ तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो वो IIT कर ले रहा तो उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी, आप गवर्नमेंट जॉब ले लो तो ईजी हो जाएगा। अब जैसे आपने 1.5 साल लगा दिए, अब लगभग आप 130-140 नंबर तक पहुंचने लगे होगे, 5-6 महीना और ढंग से लगाओगे तो ये CGL आपका आखिरी CGL हो जाएगा। लेकिन जो ग्रेजुएशन करके आ रहा है उस पर 1.5 साल का प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। उसको लगता है मैं तो कितना ही कर लूँ। हालांकि अभी देखो इस बार भी जो बच्चे रिजल्ट आने वाला है 2-4-5 दिन में, तो फाउंडेशन के बच्चों ने ज़्यादा अच्छा किया, कारण उन पर प्रेशर नहीं था। जो 24-25 का है जिसका ग्रेजुएशन होगा उस पर बहुत प्रेशर है, हर एग्ज़ाम को देना है, तो कभी सब्जेक्ट अच्छा नहीं कर पाता। तुम लोग का धीरे धीरे ना करते करते तुम्हारा मैक्सिमम सब्जेक्ट अच्छा हो गया। अब थोड़ी बहुत GS की दिक्कत होती होगी तो होती होगी, कुछ दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक अच्छी तैयारी में 1.5-2 साल तो लग ही जा रहा है। तो 12th करके जब आप आ रहे हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कई अभी तुम्हारे बैच का शायद इन्हें यस 19 साल का लौंडा ICMR में ले गया, तुम्हारे वहाँ अमित है CHSL में कर रहा है, CET में बढ़िया नंबर लेकर बैठा है। तो इसे कई अच्छे छोटे छोटे बच्चे, अभी वहाँ चेतन है 160 नंबर मारता है, डाउट ले रहा है, मेंस का टेस्ट दे रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो जीनियस है, वो मेहनती है, वो समझ गए करियर को लेकर के। तो मैं तो आने वाले समय में शायद ऐसा देख रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चे 12th करके ही आने वाले अपने पास होंगे। सर वो चीज़ तो है ही मेन, क्योंकि 12th करके आते हैं उस टाइम तक अगर हमने 3-4 साल वहाँ पे डिग्री में लगा दिए और उसके बाद ही हमें जो वो चीज़ पढ़नी है, क्योंकि आप वो कहते हो कि 1-2 साल ही हैं, उसमें अगर कर गए तो कर गए, फिर वो 1-2 साल ही हमारे फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम वो 3 साल वहाँ पे लगाने की बजाय यहाँ पे लगाएं तो वो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पढ़ने का टाइम है करियर का, वो बड़ी छोटा टाइम है। डिग्री तक तो कोई पढ़ने का टाइम है बेसिकली मैक्सिमम 2-3 साल है डिग्री के बाद। तो कई जनरेशन, कई यूथ ये समझ ही नहीं पा रहे कि 2-3 साल में ही हमारा डिसाइड होना है। तो 2-3 साल कितना इफेक्टिव हो, तो तुम्हारे पास वो अघोषित रूप से मिल गया कि 3 साल तो मेरे पास है ही, तो तुम कब तैयार हो जा रहे हो पता ही नहीं चल जा रहा। लेकिन जब वही ग्रेजुएशन के बाद आ रहा बच्चा, तो वो जो 2-3 साल का टाइम है उसको काटना मुश्किल हो जा रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि फाइनली मुश्किल लाइफ आगे मिल रही है, क्योंकि वो सीरियस हो नहीं पा रहा है। प्रेशर अलग है, जैसे एक होता है परफॉर्मेंस फोबिया, मुझे अच्छा करने का प्रेशर है, और एक है कि नहीं करो हो गया तो ठीक है। तो 12th वाले के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद वाले के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए देखोगे उसके चेहरे को लेकर जो स्पार्क है फ्यूचर को लेके वो नहीं है, लेकिन 12th वाले में बहुत एनर्जी है। तो ये एक अच्छा चीज़ भी हो रहा है। ये तो है ही सर कि ग्रेजुएशन के बाद होता है वो ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जैसे ये बालक ही बैठा हुआ है, अब ये डरा तैयारी करा है, लेकिन तुम में अभी वो डर नहीं आया है। नहीं ये चेहरा इसका मत दिखाना भाई, हमें तो खिले खिले चेहरे दिखाने हैं अभी। ये भी जब लग जाए तो खिल जाएगा। क्योंकि देखो सच्चाई है कि एक अच्छी तैयारी में लगता है टाइम, 2-3 साल। अब बुरा नहीं मानना, वैसे बोल रहा हूँ। अब ये रेलवे के नाम पे 1-1.5 महीना ख़राब करेगा, 99% नहीं होगा, क्योंकि अभी इसकी तैयारी है नहीं जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, 2 महीने बाद जो CGL है उसमें भी ये तैयार नहीं होगा। जबकि पेशेंस रखता तो ये CGL ले जाता, या जो भी जिसका भी लेवल है। मान लो CGL भी खराब हो गया तो अगले 1-2 महीने बाद इसका UP SI या बिहार SI होगा, या जो भी जहाँ से भी हो, तो 1-2 महीने उस पर लगाएगा। ऐसे करके 7-8 महीने लगा देगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। और दिमाग को क्या लगेगा कि 10 महीने इसमें पढ़ रहा हूँ, मिल कुछ ही नहीं रहा है। तुम पे ये प्रॉब्लम नहीं है, तुमको 1.5 साल अपना चुपचाप करना है, फिर दोगे तो तुम सब पास करोगे। और ये इस समय इन बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्या है, हर वीक एग्जाम है तो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं पा रहे। यदि आप प्री में 150 नंबर नहीं ला रहे हैं तो आज की डेट में किसी एग्जाम में बैठेंगे पास होंगे नहीं। यानी मैं बार बार कहता हूँ, जब हम मेंस देने लगे तो आप हर एग्जाम को टारगेट करें, फिर कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। उससे पहले आप हर एग्जाम को करने लगे, आपका कोई होगा भी नहीं, और लास्ट में कुछ और नहीं होगा। तो इसी को मैंने कई बार कहा कि जितनी जल्दी करेंगे उतना लेट होंगे। क्योंकि ऐसे भी तो इसका मतलब क्या होगी समझो, जल्दी के चक्कर में आप सब्जेक्ट अच्छा नहीं करते हो, तो सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। हाँ सर, मेन बात यही है, आप ये कहते हो कि एग्ज़ाम को टारगेट मत करो, 4 सब्जेक्ट को टारगेट करो, फिर देखो एग्जाम होने लगेगा। लेकिन ये बात जो यूथ एक एज पे आ गया है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, कारण घर का दबाव, खुद का दबाव। लेकिन कड़वी सच्चाई तो यही है। अब मुझे गुरुकुल शुरू में मैं सोचता 4000 बच्चों को बना लूँ, नहीं होता, धीरे धीरे हमने बढ़ा, आज हो गया। तो ये वाली बात है।
यही तो है ही सर। और सर मेन बात ये होती है कि प्रेशर भी बढ़ जाता है उस टाइम तक। हाँ। और ये तो वही परफॉर्मेंस फोबिया जो कह रहा हूँ। सर जैसे कि जीएस में अगर हमें ज़्यादा बूस्टअप लेना है, टाइम हो गया काफ़ी, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्या सर? ब्लैक बुक। अच्छा। तुमको तब वो पढ़ना चाहिए, समय आ गया तुम्हारा, फिर तुम जीएस में भी लेट मर जाओ। और सर असिस्टेंट कमांडेंट को लेके आपके क्या सवाल, क्या? बढ़िया नौकरी है, लेकिन सीजीएल से अच्छी नहीं है। रजनी के साथ कोई लगा था असिस्टेंट कमांडेंट, कारण पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह नहीं है, चैलेंजिंग बहुत है, हायरार्की सिस्टम थोड़ा अलग है। तो वो अपना तुम कितने पैशनेट हो डिफेंस सर्विस को लेके, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। यदि पैशनेट हो तो तुमको मज़ा आएगा, एक रिलैक्स लाइफ चाहते हो तो नहीं मज़ा आएगा। और यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो मज़े तो है ही।